खांसी जुकाम सब ठीक। चलो बुआ, सबसे पहले तो हम बात कर ले कि हम लोगों ने सिलेबस अपना ख़त्म कर लिया है। ऐसे बहुत लेट हो गया। अरे रोज ही गिर जाए का है, वो खिसियाल है। हम लोगों ने अपना सिलेबस ख़त्म कर लिया है। इतिहास हमारा पूरा ख़त्म, पॉलिटिकल साइंस पूरा ख़त्म, इकोनॉमिक्स पूरा ख़त्म, इंग्लिश रीडर पूरा ख़त्म, इंग्लिश कल ख़त्म, एगो चैप्टर बचा हुआ है कल क्लास उसका, परसों ऑब्जेक्टिव काम ख़त्म। एक गो जो है जो हमने के परेशान कर रहा है वो है ई चैप्टर। तो छोटा छोटा इसको टारगेट है कि 3 दिन में ख़त्म करेंगे। हाँ हाँ, कृषि को तो है ना भाई चैप्टर वाह। फिर बिहार स्पेशल करके है और वो उसी है जैसे पहल का चैप्टर कैसे ही कहीं एक क ख ग करके और उसे है वो पढ़ लिया तो वो मानचित्र है, बाकी खत्म। आपदा प्रबंधन पढ़े हुए हैं। हाँ, मानचित्र के बारे में पढ़ना है, कैसे कैसे अलग अलग प्रकार के मानचित्र बने। ना अरे उसमें अलग अलग मानचित्र के बारे में पढ़ना है, समझ गया, कैसे कैसे बना वो सब। ठीक, तो वो जब आएगा तब देखेंगे। उसमें से लगता है क्वेश्चन वह में से आया हुआ है कि जो हम ऊंचाई मापते हैं तो उसमें हम कहाँ से मतलब किसको आधार मानते हैं, तो उसी में होगा क्वेश्चन। आगे देखो, आज हम लोग ज्योग्राफी के जो दूसरा चैप्टर है, बताओ 1 साल में अभी हमने दूसरा चैप्टर में पहुंचे हैं। दूसरा चैप्टर जिसका नाम है कृषि एग्रीकल्चर, इसी को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कृषि होता क्या है। अब हम लोग ठहरे किसान व्यक्ति, कृषि के बारे में तो पते होगा। जो हम खेती करते हैं, जुताई कोड़ाई, उसको सिंचाई, फिर कटाई ओसाई, ये सब क्या है, कृषि है। इसी में मछली पालन, मुर्गी पालन, पशु पालन, ये सब को जोड़ दो तो क्या हो गया, सब उसी में आता है। हाँ, ये सब किस में आता है, सब के सब कृषि में ही आता है। ठीक, अब इसको तुमको अगर पूछ दे कृषि से आप क्या समझते हैं, कृषि की परिभाषा दे, कृषि किसे कहते हैं। हाँ, तो इसको हम लोग यहाँ चिड़ियाघर का बतख, अरे गधा बाबू, वो मछली में रखल तोरा देखे लगी, वो एक पर्यटक स्थल है, कृषि नहीं है वो। मछली पालन मतलब कि जैसे हम मछली का पालन किए, फिर उसको बेचे, उसे हम अपन जीवन के आवश्यकता की पूर्ति यानी जीवन निर्वाहन करने के लिए जब हम मछली पालन करते हैं तब उसको कृषि में रखते हैं। समझा। आगे देखो, यहाँ जो आपको लिखना होगा परिभाषा के रूप में तो लिखना, कृषि वह प्रक्रिया है जिसमें भूमि की जुताई, बीज बोना, फसलों की देखभाल, सिंचाई, फसलों की कटाई, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन जैसे कार्य शामिल होते हैं। इसी के सम्मिलित रूप को हम क्या कहते हैं, कृषि कहते हैं। समझ लो। आगे आइए, अब बात करते हैं हम लोग अपने भारत के बारे में। हमारा भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है और हमारा बिहार जो है वो कृषि प्रधान राज्य है। ठीक, देश हमारा कृषि प्रधान और राज्य हमारा कृषि प्रधान। एक समय था जब 60% से ऊपर राष्ट्रीय जो आय आता है, हमारा सकल घरेलू उत्पाद में जो इनकम होता है, उसमें इसका योगदान था। लेकिन आज इसका हालात जो है वो खराब है और कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। आज हम देखें तो ये यहाँ पे आ गया है। ठीक, और लगभग 51 से 52% चला गया है। कौन, सेवा क्षेत्र, जो सबसे कम था वो सबसे आगे निकल गया। लेकिन फिर भी आज भी भारत एक कृषि प्रधान राज्य है। और यहाँ की जो कृषि है वो किस पे निर्भर रहता है बुआ, मानसून पे। मानसून मतलब वर्षा पे। हमारे देश के लगभग क्षेत्र, आधा से ज्यादा क्षेत्र जो है वो मानसून पे निर्भर है। बारिश होगी तो फसल होगा, बारिश नहीं होगी तो फसल नहीं होगा। वो भी बारिश अगर सही मात्रा में हुआ तब। अभी इस साल देखो हम लोग धान की खेती किए, शुरू से बारिश अच्छी हो रही थी, बीच में थोड़ा गड़बड़ा गया, लगा कि गड़बड़ाएगा, लेकिन फिर बारिश हो गई। अब फसल एकदम आपका जो चाहिए सो हो गया। किसान इस बार खुश था। लेकिन ये जो चक्रवात उठा पूरा धान को खा गया। जो कुछ हमरा होल है, कुछ फसल है अंदर, ये घड़ी कुछ खैली है।
जो भी होता है, देखो ये अब इधर आइए, तो हमारा फसल क्या हो गया, सब गिर गया, पकने से पहले उसमें पानी भर गया और सब गिर गया, उसका बाल कहाँ है, पानी में है, हो गया बर्बाद। तो अगर सही मात्रे में सही समय पर बारिश न हो तो हमारे ऊपर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है, हमारे फसल को उसको नुकसान झेलना पड़ता है, समझ गए। तो यहाँ के कृषि जो है मानसून पर निर्भर है। मानसून हमारे यहाँ असमान है और अनियमित है, कब होगा ये भी नहीं पता और कितना होगा ये भी नहीं पता, और इसके कारण हम लोग को यहाँ पे वर्ष भर में ज़्यादातर क्षेत्र में देखो तो एक ही फसल उग पाता है। अब हमारे क्षेत्र में हम लोग 2-3 खेती कर लेते हैं, ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे एक वर्ष में एक ही खेती हो पाता है, क्योंकि सिंचाई ये सब की व्यवस्था नहीं हो पाती है, समझ गया। हमारे देश के मात्र 15% ही, जितना कृषि क्षेत्र है उसके 15% क्षेत्र पर ही सिंचाई की व्यवस्था है, बाकी के जो 85% तुम्हारा बचा वहाँ पे पूरे तरह से मानसून पे निर्भर है। जैसे अब हम लोग अपनी तरफ बात करें, हमारे तरफ सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है, हम अपना निजी नलकूप लगा करके सिंचाई कर लेते हैं, वो अलग बात है। क्या यहाँ पे कोई नहर है जहाँ से पानी की व्यवस्था हो सके, कोई नहर नदी की व्यवस्था नहीं है, ठीक। कहाँ नदी है, ओकरे नदी कहता है, नदी ओकरे उकल जाए, डूब के आदमी तो पोखरों में मर जाए तो नदी हो गया रे। नदी मतलब गंगा, सोन, पुनपुन, उसको देखो, वो है तुम्हारा, देखो वो है हमारा नहर ही, और उसकी खुदाई हम तुम लोगों को भूगोल में तो पढ़ाए थे, जब जल संसाधन पढ़ा रहे थे तो न पढ़ाए थे, सोन नदी पर बना जो ने इंद्रावती, कुछ नाम था, इंद्रपुरी जलाशय, ये सब नहर के खुदाई न पढ़ाए थे, उसी में से तो निकला हुआ एक उसका छोटा सा शाखा है। लेकिन क्या तुम्हारे इस नदी में पानी आती है? कितने वर्षों बाद तो इस वर्ष थोड़ा सा पानी देखने को मिला, नहीं तो सूखा ही रह जाता है। हम बचपन में थे तो वो सब नदी साफ था, उसी टाइम मनरेगा वाला जो कार्यक्रम शुरू हुआ था तो सबकी उड़ाही हुई थी, एकदम साफ पानी, हम लोग कूद कूद नहाते थे, ठीक। अगल बगल में जो भी पोखर था वो भरा पड़ा था, आज नहीं मिलता है वो सब चीजें। एक समय ऐसा भी था कि हम लोग के घर तक पानी आया था, यानी बाढ़ की स्थिति थी लेकिन बाढ़ आया नहीं था, शायद वो 2008 वाला कहानी है जब भयंकर बाढ़ आया था, समझ गया। तो कहने का मतलब है कि हमारे पास सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। भारत के जितने भी क्षेत्र हैं कृषि वाले, उन कृषि क्षेत्रों में से 15% पे ही सिंचाई की व्यवस्था है, जहाँ पे बढ़िया तरीके से सिंचाई होती है। सिंचाई मतलब समझता है ना, पटवान है जरा हमने कहा पटाने वाला काम, तो वो हो पाता है, समझ गए। अब देखो, इसलिए यहाँ पे हम लोग इसको देखते हैं 2 तरीके से, एक होता है तुम्हारा शुष्क कृषि, शुष्क हम 2 बार लिख दिए, एक होता है तुमको आर्द्र कृषि, ठीक। शुष्क कृषि देखो, जब वर्षा से विकसित कृषि प्रणाली को ही हम लोग शुष्क कृषि कहते हैं, यानी वैसन कृषि जो वर्षा पे निर्भर हो, वर्षा से ही होती हो, उसी के सहायता लेके करते हैं, तो वैसे कृषि को हम क्या कहते हैं, शुष्क कृषि कहते हैं। जैसे मान लो हम लोगों का क्षेत्र रहता, अगल बगल में जो छोटा मोटा नहर है, पोखर है, तो बरसात के पानी जब आता है तो पहले खेत में रहता है, एक्स्ट्रा होता है तो वो नहर में पोखर में भर जाता है, और जब पानी की कमी होती है तो उसी नहर से, उसी पोखर से हम अपना जो भी मोटर है या जो भी व्यवस्था है उसके माध्यम से हम लोग पानी को खेतों तक पहुंचाते हैं, उसकी पूर्ति करते हैं। तो इस तरह की जो चीजें होती है उसको हम क्या कहते हैं, शुष्क कृषि कहते हैं। समझ में आया छुटकी? आए, अरे तोरे पूछ रहे हैं, दूसरा के दिख रही है, आ गया, तो चल धान काटे। अब आइए, भारत में कृषि के का महत्व है, अगर पूछ देवे तो यही बातों को लिख देना, एक्स्ट्रा कुछ आता है तो भी लिख देना, लेकिन अगर किताबी रूप से चलोगे तो यही लिख सकते हैं। पहला चीज, ये हमारी अर्थव्यवस्था का रीढ़ माना जाता है, उसका प्राण है। खैर आज इसका योगदान कम हो गया है, लेकिन पहले ज्यादा था। भारत में लगभग 2/3 लोग की जीविका इसी पर आधारित है, यानी कृषि होती है तो उनका जीवन यापन होता है, अगर कृषि नहीं हुई तो जीवन यापन नहीं होगा। यानी कि इतने लोग जो हैं वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि से जुड़े हुए हैं, यानी 100 में से 75 लोग कृषि से जुड़े हुए हैं, कोई प्रत्यक्ष रूप से और कोई अप्रत्यक्ष रूप से। ऐसे तो देश की पूरी जनसंख्या कृषि से जुड़ी हुई है, क्योंकि भोजन सबको चाहिए, समझ गए।
आगे देखिए, यहाँ की विशाल जनसंख्या के लिए जो भोजन चाहिए उसकी पूर्ति भी कहाँ से होती है? कृषि से होती है। कई कच्चे माल उद्योगों को प्राप्त होते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे बात किया गया है जो कृषि जन उद्योग हैं, ये पीछे भी हम आप लोग पढ़े हैं। कृषि जन उद्योग उसे कहते हैं जो पूर्णतः कृषि पे आधारित होता है, खेती पे ही निर्भर होता है। जैसे कि चीनी के जो फैक्ट्री है या गुड़ के जो फैक्ट्री है, बताओ अगर गन्ना के खेती ना करे तो क्या वो फैक्ट्री चल पाएगा? तो उसकी पूर्ति यही करता है जो वस्त्र उद्योग है, कपड़ा के। अगर कपास जूट की हम खेती ना करें तो क्या उसकी पूर्ति हो पाएगी? ठीक, रेशम को हम पालन ना करें, रेशमी कीड़ा जो पाला जाता है वो भी कृषि में ही आता है। रेशम वाला कीड़ा होता है, फिर उसका कोकून निकलता है, फिर उसको उबाल करके उसमें से धागा निकाला जाता है। इस पढ़ना था छठे सतवां में साइंस में। 10वां के पीछे बात करो तो शांत हो जाता है कि हम ना पढ़ ले हुआ। ठीक, साइंस में पढ़ना था। तो जो रेशम के कीड़ा हम पालते हैं, भेड़ पालते हैं, ये सब किस में आता है? कृषि में आता है। तो अगर वो चीज हम ना करें तो क्या वस्त्र उद्योग चल पाएगा? हम लोग टमाटर वगैरह के जो सॉस खाते हैं, ठीक, ब्रेड के जो उद्योग है, पप्पा कहा हमने, वो सब जो बन रहा है, अगर कृषि ना हो तो क्या वो सारी चीजें चल पाएगी? तो उन चीजों की पूर्ति कृषि से होती है और इस तरह से ये मतलब कि उन उद्योगों को भी आगे बढ़ाता है। फिर उस उद्योग में कई सारे लोग काम करते तो उनका जीवन यापन, इससे देश के अर्थव्यवस्था भी बढ़ता है, इससे उनको राष्ट्रीय आय भी प्राप्त होता है देश को। तो कई सारी चीजें हैं। तो कुछ प्रत्यक्ष और कुछ अप्रत्यक्ष रूप से ये उद्योगों में भी अपना योगदान देता है। उसके बाद आगे आइए, तो जैसे चाय है, गन्ना है, मोटा अनाज है, कुछ तिलहन है, इसके उत्पादन में तो हमारा भारत जो है वो विश्व में आगे है। और इस सब को हम एक करके पढ़ेंगे भी। हाँ, महत्व, हाँ, का विशेषता है, विशेषता पूछे चाहे महत्व पूछे, यही चीज लिख देना। हाँ, मतलब कि भारत के कृषि में क्या खास बात है, तो खास बात यही सब है। ये भी एक खास बात है कि हम लोग कुछ चीजों के उत्पादन में दुनिया में सबसे आगे हैं, महत्व भी है। ठीक, तो विशेषता, खास बात या महत्व एक ही चीज है। आगे देखिए, चावल, जूट, तंबाकू, गेहूं, कपास इत्यादि के उत्पादन में हम लोग किसी में दूसरे स्थान पे हैं, तो किसी में हम लोग चौथे स्थान पे हैं। जब इस सबको एक एक करके पढ़ेंगे तो वहां याद रखेंगे कि कैमे स्थान पर हैं, और सबसे ऑब्जेक्टिव बनता है तो उसको याद भी रखेंगे। समझ गए? और हमारे राष्ट्रीय आय में भारतीय कृषि का अभी के टाइम में बात करो तो इतना % का योगदान है। समझ गए? तो ये इसकी विशेषता है, ये इसका महत्व है। अब अगर हम भारत में कृषि योग्य भूमि की बात करें, देखो भूमि दो तरह के होता है। एक बात किया जाए कि भारत के भूमि को कितने भाग में बांटते हैं, तो वो अलग चीज है। उसमें हम बंजर जमीन को भी रखते हैं, मरुस्थलीय जमीन को भी रखते हैं। लेकिन हम यहाँ पे भारत की भूमि के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, वो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। और मिट्टी के बारे में, मिट्टी 6 प्रकार के हैं, समझा? भूमि मतलब कृषि करने लायक भूमि, बंजर भूमि, यहाँ पे जो चारों है ना वो भी आ जाता है। उसमें बंजर, मरुस्थलीय सबके भी जोड़ दो तो वो आता है भूमि में। लेकिन हम लोग क्या यहाँ पे भारत की भूमि पढ़ने वाले हैं या कृषि योग्य भूमि पढ़ने वाले हैं? तो जब हम कृषि योग्य भूमि की बात करते हैं तब इसे हम बांटते हैं 4 भाग में। 4 भाग देखो कौन कौन है। पहला है शुद्ध बोया गया क्षेत्र। यह वैसा भूमि होता है जिसपे प्रत्येक वर्ष कृषि कार्य किए जाते हैं। हाँ, अगर तू जिसपे हर साल मतलब यो सीजन में रोपा, अगलो सीजन में रोपा, फिर अगलो सीजन में रोप रहा है, 2025 में खेती किया, 26 में, 27 में तुम्हारा खेती होते जा रहा है, तो उसको हम कहते हैं शुद्ध बोया गया क्षेत्र या शुद्ध बोया गया भूमि। ठीक। दूसरा आता है चालू प्रतिभूमि। वैसी भूमि जिसपे हम खेती तो प्रत्येक वर्ष करते हैं लेकिन एक आध दो बार हम छोड़ देते हैं, एक आध वर्ष के लिए छोड़ दिए। होता है ना, घरे मम्मी पापा को सुनता होगा बोलते हुए इस साल वो खेतवा छोड़ देते हैं, अगला साल करेंगे, आंगाते उसमें रोप देंगे। जैसे मान लो धान की खेती हुई तो गेहूं ना रोपेंगे, या गेहूं की खेती हुई ना तो उसको परती छोड़ देंगे और कहते हैं कि अगला सीजन में उसमें हम अंगात में ही रोप देंगे। जैसे बहुत सारा खेत धान के टाइम में छोड़ दिया गया होगा और उसमें अंगात में ही जो दलहन है, मसूर, खेसारी, चना के जो हम खेती करते हैं, या जो तिलहन है, सरसों, राई, तो उस सबको हम पहले ही शुरुए में रोप देते हैं। धान पक के तैयार नहीं हुआ है लेकिन जो परती जमीन छोड़े हुए थे उसमें रोप देते हैं। ऐसा किया है खेत में?
नहीं किया है, पूरा में रोक देता है हर साल है। जो रे कंजूस आदमी। तो जब हम इस प्रकार के काम करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, चालू प्रति। ये दो तरह से, मतलब दो कारणों से किया जाता है। एक, बार बार जब हम खेती करते रहते हैं तो उसकी उर्वरा शक्ति कम हो जाती है, कमजोर हो जाती है, तो उसको हम 1 साल के लिए 2 साल के लिए प्रति छोड़ देते हैं। इससे उसकी उर्वरा शक्ति फिर से पूर्ति हो जाती है, वो फिर से उसी लेवल पे आ जाता है, पहला चीज। दूसरा हम लोग करते हैं कि इस साल इसको छोड़ देते हैं और अगला सीजन जब आएगा तो शुरुआत में इसमें हम दूसरा फसल लगा देंगे। जैसे कि धान है, तब धान कटे में टाइम लगेगा, तब तक कितना के देखा होगा कि अब मसूर राई सब जो है बड़ा बड़ा हो गया होगा, तो उस उद्देश्य भी हम छोड़ देते हैं। तो जब हम इस तरह से जमीन को 1 या 2 वर्ष तक छोड़ देते हैं खाली प्रति, उस पर खेती नहीं करते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, चालू प्रति भूमि कहते हैं। उसके बाद तीसरा है तुम्हारा अन्य प्रति। इसमें वैसा भूमि आता है जो 2 से 5 साल से भी ज्यादा रह जाए, यानी 5 साल तक तो उस पर खेती नहीं किया किसी कारणवश, तो उसको हम क्या कहते हैं, अन्य प्रति भूमि। और एक और आता है कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, कि कृषि तो करने लायक वो भूमि है लेकिन कुछ कारण है जिसके वजह से खेती नहीं कर रहे हैं। जैसे मान लो हम और जल्लू हैं, दोनों भाई हैं, हमने दोनों के खेत एके में है, ठीक, अभी दादे के नाम पर है, हम दोनों में झगड़ा हो जाए, जैसे ये कहेगा कि हम आगे लेम रोड पर ओला, हम कहेंगे कि हम आगे लेम रोड ओला पर खेत महंगा रहता है, ठीक, दोनों में झगड़ा हो जाए, तो अब हम कर देंगे कोर्ट केस, ये भी कर देगा कोर्ट केस, तो वहां पे कोर्ट फैसला दे देता है कि ये जमीन ना तो अभी तुम्हारा है ना तो तुम्हारा है, हाँ 44 लग गया, ठीक, मतलब तू उस पर खेती नहीं कर सकता है जब तक फैसला ना होगा, ना तो हम जोतेंगे ना तो ये जोतेगा। अब बताओ वो भूमि कृषि योग्य है कि नहीं है, लेकिन व्यर्थ में पड़ा हुआ है, तो वैसी भूमि को हम व्यर्थ भूमि कहते हैं। हाँ, बंजर नहीं होता है, उसमें तुमको झाड़ी वगैरह ये सब उग जाता है और वो कृषि योग्य तो है लेकिन उस पर कृषि हम नहीं कर पाते हैं। हाँ तो कहाँ करे में घास न हुआ, बंजर केकरा कहल जाए, जेका पर सब न लगे, कांटे बैर सब के पेड़ होता है ना, झाड़ी कांटा ये सब उग जाए ना, तो वो बलुआसा मरुस्थल वाला होता है, उस पे घास लग रहा है, इसका मतलब वो भूमि उपजाऊ है तभी तो उसमें घास लगा, घास लग रहा है तो फसल भी लगेगा, समझ गए। तो किसी कारणवश मान लो 5 साल उहेला रह गया, हमने के झगड़ा चला 5 साल, उसके बाद फैसला आएगा, तो 5 साल बाद तो खेती कर ही सकते हैं, तो उस टाइम पे वो अन्य प्रति था। लेकिन मान लो उसके बाद भी वो 10 साल 15 साल वो चलते रहा है मामला, तो उस टाइम पे वो क्या हो जाता है, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, खेती हो सकता है लेकिन करते नहीं है। या मान लो उसमें पूरा झाड़ी हो गया, तो तुमको लगे कि बड़ा इसमें मेहनत है, सब झाड़ी साफ करना मुमकिन चीज नहीं, फिर अगला साल हो जाएगा, तो तू उसमें खेती नहीं कर रहा है, तो खेती होने लायक जमीन है लेकिन तू खेती नहीं कर रहा है, तो उसको हम कहाँ रखते हैं, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। ये चारों भूमि समझ में आ गया। अब आगे बढ़े, चलिए अब आइए, एक होता है सशस्य, सशय गहनता, इसके मतलब समझो। एक ही कृषि वर्ष में अगर पूछे सशय गहनता क्या है, तो बता देना कि एक ही कृषि वर्ष में एक ही भूमि में एक से अधिकाधिक फसलों को उगाकर कुल उत्पादन में वृद्धि करने को सशय गहनता कहते हैं। अब देखो ये सवाल आता कहाँ से है, हमने के देश की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, बढ़ नहीं रहा है, विस्फोट हो रहा है, देश में हमारे जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, और हमारी जो भूमि है वो दिन प्रतिदिन कम होते जा रही है, लेकिन लोगों को भोजन तो चाहिए, ठीक, तो ऐसे में क्या करना होगा, जिस भूमि पे हम एक फसल उगाते थे उसमें हम कोशिश करेंगे 3 4 5 फसल उगा लें, ताकि उन आवश्यकताओं की हम पूर्ति कर पाए, जो भोजन की मांग है उसकी पूर्ति कर पाए। तो उसी को हम क्या कहते हैं, सशय गहनता। जब मान लो ये मेरा भूमि है, इसी भूमि पर 1 साल के अंदर में हम एक बार एक सीजन में लगा लिए धान, फिर अगले सीजन में गेहूं कर लिए, फिर पार्टी न छोड़ के मान लो सब्जी की खेती कर लिए, दलहन की खेती कर लिए, गाय भैंस के लिए चारा इसमें अपना लगा दिए, कुछ भी किए। तो इस तरह से जब एक ही वर्ष में एक खेत में एक से अधिक फसल हम उगाते हैं, तो इसी को हम कहते हैं सशय गहनता। इसका किताब में तुम्हारा उदाहरण भी होगा, किताब आप लोग लेकर के आते नहीं है। अभी यहाँ पे कुछ देर बाद आएगा आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बोला, करिएगा टिक आप कहाँ करते हैं। किताब में एक फार्मूला दिया होगा, इस फार्मूले को समझो है,
लड़का। फॉर्मूला के समझो बबुआ, सशय गहनता क्या होता है? सशय गहनता तुमको निकालना है तो उसका फॉर्मूला है कुल बोया गया क्षेत्र बटे शुद्ध बोया गया क्षेत्र गुने 100। मान लो मेरे पास, एकदम किताब वाला एग्जाम्पल बता रहे हैं, मेरे पास 2 बीघा जमीन है, ठीक, 2 बीघा हमारा शुद्ध जमीन है, ऊपर लिख दिए, ठीक, समझो। मेरे पास 2 बीघा शुद्ध बोया गया, यानी जिसपे हम हर साल खेती करते हैं, 2 बीघा जमीन है ये वाला। अब इसमें मान लो एक सीजन में हम 3 बार खेती कर दिए, एक बार हम चावल उगा लिए, उसके बाद फिर हम उसमें गेहूं वाला खेती कर लिए, उसके बाद जो भी सब्जी वगैरह है, यानी कि हम खरीफ रबी और जायद तीनों फसल के हम खेती कर लिए। तो मेरे पास 2 बीघा जमीन था, असल में हम खेती का बीघा बराबर कर दिए, 3 बीघा बराबर किए जी, 6 बीघा के हम खेती कर दिए, 6 बीघा खेती कर दिए, गुने कर दो 100, तो ये कट जाएगा कितने बार में? 3 बार में, और आ जाएगा 300। ये किताब में तुम्हारा उदाहरण है, अब समझो क्या हुआ। जहां पे जिसे मान लो कि हम किसी चीज का 100 केजी उत्पादन करते थे एक भूमि पर, सशय गहनता का उपयोग करके उसी भूमि पर हम अपने उत्पादन को कहां लेके आ गए? 300 केजी पर उसी वर्ष में। अब इसके लिए आपको कुछ चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। इस चीज समझ में आ गया सशय गहनता क्या फायदा होता है? ठीक, हमारे पास असल में जमीन है 2 बीघा, लेकिन खेती हम कितने बराबर कर दिए? 6 बीघा। किसके मदद से? सशय गहनता के माध्यम से। अब सशय गहनता के लिए कुछ शर्त है, अगर वो नहीं है तो आप नहीं कर पाइएगा। वो शर्त ये है, अगर ये सुविधाएं आपके पास नहीं है तो आप सशय गहनता नहीं कर पाइएगा। ठीक, पहला चीज आपके पास सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए, नहीं है तो आप तीनों सीजन में खेती नहीं कर सकते हैं। आपके मिट्टी में उर्वरता होनी चाहिए, और उर्वरता होना चाहिए। उर्वरता नहीं है तो उसमें हम खाद इस सब का प्रयोग करके उसमें उर्वरता शक्ति लाते हैं। तो अगर ये नहीं है तब पर भी नहीं कर सकते हैं। उर्वरक मतलब होता है मिट्टी के अंदर जो उसका पावर है पौधा को उत्पादन करने का, उसको बढ़ाने का वो। और खाद वो है जो जब इसका उर्वरक कमजोर होता है तो उसको बढ़ाने का काम करता है। हाँ, वो उर्वरता वाला काम करता है, यानी इसके उर्वरक को बढ़ाने का काम करता है। इसके उर्वरक मतलब इसकी ऊर्जा को, इसकी ताकत को, मिट्टी की ताकत को। ठीक, उसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए? बढ़िया बीज। समझ गए? अगर नहीं है तब पर भी आप नहीं कर पाइएगा। यांत्रिकरण, आपके पास एकदम आधुनिक कृषि होनी चाहिए। हाँ, ड्रिप सिंचाई करें, मशीनों से खेती करें, जल्दी जल्दी कर ले, आना तक खेते कोड़े में तो जिंदगी निपट जाएगा। ठीक, तो ये चीज होना चाहिए। आपके पास कीटनाशक की व्यवस्था होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? कृषि उत्पादों का उचित मूल्य आपको भी मिलना चाहिए, और उचित मूल्य पे खरीद बिक्री दोनों होना चाहिए, जिससे कि आपको लाभ हो, ताकि आप दोबारा उस खेती को कर पाए। तो ये सारी चीजें अगर उपलब्ध है तभी आप ये वाला काम कर पाइएगा। ये टॉपिक समझ में आया? अब आगे बढ़े। अब ये वर्षाधीन कृषि 9वें में आंसर है। जो वर्षा के अधीन रहेगा उसी कृषि को हम वर्षाधीन कहेंगे, यानी जो पूरी तरह से वर्षा पे निर्भर होता है वैसी कृषि को ही हम वर्षाधीन कृषि कहते हैं। किताबी भाषा में देखो, जब फसल केवल वर्षा द्वारा प्राप्त नमी के आधार पर ही पैदा की जाती है तो इसे ही हम पोषित कृषि या वर्षाधीन कृषि कहते हैं। यानी इसका एक और नाम है क्या? वर्षा पोषित कृषि, या कहो फिर वर्षाधीन कृषि। ठीक, यह कृषि 2 प्रकार के होता है, एक शुष्क भूमि वाला कृषि और एक होता है आर्द्र भूमि वाला कृषि। जहां पे 75 डिग्री 75 सेंटीमीटर होता है, वो पगले ही 75 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है उसको हम रखते हैं शुष्क। शुष्क मतलब जहाँ पे नमी बहुत कम रहता है, और आर्द्र मतलब जहाँ पे नमी ज्यादा रहता है। तो अगर 75 से कम है तो शुष्क होगा, अगर 75 से ज्यादा है तब आर्द्र होगा। समझ गया? देखो इधर शुष्क भूमि कृषि किसे कहते हैं? तो वैसी भूमि जहाँ पे 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है उस पे अगर तुम कृषि करते हो तो उसको हम क्या कहते हैं? रुक जाओ, हमको बोलने दे, फिर बीच में टोक रहा है। 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होने वाली कृषि को हम शुष्क भूमि कृषि कहते हैं, और 75 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होने वाले क्षेत्र को हम आर्द्र भूमि कृषि कहते हैं। अब बोलो,
यही है शुष्क मतलब सूखा। हाँ वही लिखा है ना। हाँ, तब जहाँ बताओ 75 सेंटीमीटर से भी कम बारिश हो रहा है, वहां पे सूखा रहेगा कि नमी रहेगा? तो उसी को हम शुष्क कहते हैं। समझ गया? आर्द्र मतलब भीगा हुआ, जहाँ मिट्टी सब में नमी ज्यादा रहता है। और हमने के देश में इतना % भूमि जो है कृषि वाला वो वर्षाधीन है, यानी वर्षा के अधीन है। वर्षा होगा तो वर्षा होगी तो होगा, वर्षा नहीं होगी तो नहीं होगा। हमने वर्षाधीन है और क्या है? तो मोटर कितना पूरा खेती मोटर से करता है, नहर से करता है। तो वर्षा पे वो तो पीछे से बैकअप वाला काम करता है, रिवाइव देता है रिवाइव दे है ना हो है? बाकी तो सब वर्षे पर डिपेंड है। ठीक, देखो यहाँ पे काची काची वर्षाधीन वाला फसल है। जो मोटा अनाज है, मक्का ज्वार बाजरा, इस सब के जो हम खेती करते हैं वो सब मोटा अनाज में आता है। पूछेगा ऑब्जेक्टिव में इनमें से कौन मोटा अनाज है कौन नहीं है? मक्का ज्वार बाजरा ये सब जेकर दाना मोटा मोटा होता है। मक्का दाल के वो तो दलहन में से आ जाता है। जैसे मक्का है ना, 3 को कम से कम याद रखना, मक्का ज्वार और बाजरा, ठीक ना? बाकी आएगा उस सब चैप्टर में हम पढ़ेंगे। समझ गया? तो अगर तीनों है, 3 में से सभी कोई एक है तो वहाँ टिक करेंगे। तो मोटा अनाज हो गया, जो दलहन हो गया, तिलहन हो गया, कपास हो गया, इन सब का खेती जो होता है वो पूरे तरह से किस पे निर्भर है? वर्षा पे। इसलिए इसको हम वर्षाधीन फसल कहते हैं। समझ गया? हाँ, तो कमे पानी के टाइम तो होता है। अभी हम लोग रोपेंगे और ठंडे के टाइम पे हल्का फुल्का बारिश होता है और वह बारिश से उसका काम हो जाता है, हमको पटाने की जरूरत नहीं होता है। और अगर पटाया तो समस्या हो जाता है। जैसे तुमको मसूर के या दाल चना जो है और ये खेसारी इसका खेती किया है, तुम उसको जब पटा दोगे ना मोटर से, इस सबसे सिंचाई कर दोगे तो कटनी करते समय तुम्हारा हालत खराब कर देगा। वो सबका पौधा इतना बड़ा बड़ा रहता है, हंसुआ से तुम काट नहीं सकते हो। तो हम लोग क्या करते हैं, जाते हैं और ऐसे ऐसे हाथ से ही उखाड़ लेते हैं। उखाड़ने के लिए वो मिट्टी में जो जुताई करते हैं तो उस टाइम पे जो छोटा छोटा रोड़ी के रूप में जो रहता है मिट्टी, वैसे ही होना चाहिए। जैसे ही तुम उसमें सिंचाई करोगे, पानी जाएगा और मिट्टी को क्या करेगा, पूरा घुला देगा और वो सब बना देगा एक परत, और उसमें उसका जड़ जाएगा मजबूती से जम। अब तो उसको खींचेगा तो खींचेबे नहीं करेगा, भार पड़ेगा, हाथ कट जाएगा तुम्हारा। समझ गया? और अगर प्राकृतिक रूप से जो वर्षा होती है वो हुआ तो हल्का फुल्का होती है, और इस फसल को उतना ही वर्षा की जरूरत है, पड़ गया काम हो गया, ऊपरी पत्ती पर फूल पे रख लिया, और वैसे में उसका जो वो रोड़ा रोड़ा जो बना रहता है वो वैसे ही रह जाता है, और हमको उसको उखाड़ने में आसानी होती है। इसे पकड़ते हैं, कवरते जाता है। सबसे ज्यादा मजा आता है खेसारी कवाड़े में, उसका रहता है बड़ा बड़ा, ऐसे पकड़ो, ऐसे धर के ऐसे 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 नोची चल जाओ, उखाड़े तो ऐसे ऐसे एक ठक जाके जमा कर दो। हैं, हम मसूर भी है, चना भी है, लेकिन हमको जो सबसे ज्यादा मजा आता है ना खेसारी में, वो एक बार ऐसे धरो। हाँ हाँ हाँ, खेसारी के साग सबसे मजेदार होता है, एकदम मीठा मीठा लगता है। लड़की जात के साग के नाम ले ले फिर तो हाय। ओहे में सरसों तनी डाल दो, एगो बथुआ डाल दो, आ तनी बूट वाला मिल जाए, तनी खटा खटा, आ खेसारी एकदम ऊपरे वाला फूल, आ ओकरा बाद बढ़िया से उसको राई के पत्ता बथुआ डालने से बढ़िया से पिसा जाता है, एकदम चटनी जैसा। उसके बाद उसमें थोड़ा सा तेल, नमक, थोड़ा सा लहसुन, हरा वाला मिर्चाई, मिर्च, चिली, उसके बाद मार आ भात, उसके बीच में उसको सान दो गोबर जैसा। उसके बाद इन लोग के और कुछ नहीं चाहिए, बस इतना मिल जाए। 4 टाइम जो भोजन ये लोग करती है उसी से कर लेगी। हमको भी साग पसंद है, लेकिन फीलिंग कुछ और आता है। तो हम जब खाते हैं ना, दूध जोड़े अच्छा लगता है, मार जोड़े भी अच्छा लगता है, और खाली साग भात खाओ तब भी अच्छा लगता है। तो हम जब भी खाते हैं साग भात तो हम रात के खाते हैं, लाइट बुता देते हैं
तो कुछ लिए हैं जो लिए हुए ना सुनाएगा। अब एक आध कीड़ा उड़ा पकड़ में घुसी गया तो इतना माने मुर्गा बकरी चिबा जा रहे हैं मछली, एगो कीड़ा खा गए तो क्या हो गया? तो आए है ना हो तो हमारे पापा कहते हैं कि मुर्गा खा जाते हैं तो कुछ ना, चुटिया खा गए तो क्या हो गया? वो समझ गया, मक्खी उक्खी गिर गया निकल गई, क्या दिक्कत है? कोई से कहेंगे नहीं कि मक्खी निकलनी है, बस समझ गया जी। अब आइए शुष्क भूमि कृषि की विशेषता क्या है? काका एकरा में खासियत चीज है शुष्कोला में। आर्द्र में तो कोई खास बात है नहीं, वहाँ पे पानी से पूर्ति हो जाती है। जो शुष्क होता है ओकरा में कुछ हमको ध्यान रखना होता है कि वहाँ पानी की कमी होती है। तो सबसे पहले हम वहाँ पे जल को, जो वर्षा वाला जल उसको क्या करते हैं? संरक्षित करते हैं, बचा के रखते हैं। और जब हमें बारिश की कमी होती है, जब उसकी जरूरत पड़ती है, तब हम उसका उपयोग कर लेते हैं। अगर जरूरत से ज्यादा पानी हो जाए, वर्षा हो जाए, तो वैसे पानी को हम एकत्रित कर लेते हैं, या नहीं तो भूमिगत जल में भर देते हैं, उसको नीचे टंकी में डाल देते हैं नीचे, और फिर उसको निकाल लेते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पे एक चीज और होता है कि यहाँ पे पानी कम होता है, जिसके कारण यहाँ पे मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा भी कम होती है। जब मिट्टी के ह्यूमस में की मात्रा कम रहेगा तो वहाँ पे उत्पादन भी कम होगा, और जब उत्पादन कम होता है तो इससे आय भी कम प्राप्त होता है, और जब आय कम प्राप्त होता है तो आवश्यकता तो है, तो उसकी पूर्ति किसान कहाँ से करता है? पशुपालन करके, दूध वगैरह बेच के, मक्खन घी गोबर के जलावन ये सब बेच करके वो उसकी पूर्ति करता है। एक चीज और है, जब यहाँ पे शुष्कता होती है यानी कि नमी नहीं रहती है मिट्टी में, तो मिट्टी एकदम धूल बन जाता है। अगर मिट्टी में पानी ना हो तो मिट्टी एकदम सूख के धूड़ी जैसा हो जाता है, एकदम धूड़ी धूड़ी। ठीक, और हल्का भी हवा बही तो उसके साथ वो बह जाता है, और बहने से ह्यूमस और कम हो जाता है, क्योंकि ह्यूमस मिट्टी के ऊपरी परत में ही पाया जाता है। समझ गए? तो ये भी इसका एक खास बात है, एक नुकसान। ये सारी चीजें जो होती है मिट्टी के मतलब ना समझा, देखो मिट्टी के जो ये परत है ना बबुआ, इसे इसीलिए कहा जाता है नीचे से ही पढ़ना चाहिए। ये हुआ पूरा तो यहाँ पत्थर वाला भाग। ये रासायनिक प्राकृतिक ये सब अभिक्रिया होके बनता है कंकर, फिर कंकर बनेगा ये वाला परत में बालू। ठीक, और बालू ही ये बन गया, हमको परत थोड़ा सा बड़ा वो सब बनना चाहिए था, खाली समझो। अब बालू ही बनता है आगे चल करके ये मिट्टी के परत बहुत पतला होता है, भले हम उतना खुदैया करते हैं लेकिन होता है बहुत पतला इसकी तुलना में। और इस मिट्टी के जो ये वाला परत है, ये ऊपर ये, इसी में हम लोग खेती करते हैं। यही है तुम्हारा ह्यूमस से भरा पड़ा। पानी कहाँ निकलता है? इसके नीचे आपका नहीं है पानी। तुमको जितना नीचे जाओ, ये तो अलग अलग जगह के क्षेत्र पर निर्भर कर रहा है कहाँ मिलेगा, निश्चित नहीं है कि यहीं में, कहीं यहाँ भी मिल जा सकता है, कहीं यहाँ भी, कहीं नहीं मिलेगा। ठीक, तो ये है तुम्हारा ह्यूमस। यहीं पे ह्यूमस क्यों होता है? क्योंकि जो भी खर पतवार होते हैं वो सड़ गल के इसी में मिलते हैं, तो यहाँ पे होता है। अब ये चीज नोटिस करना, कभी अगर तुम्हारे खेत में मिट्टी की कटाई हुई हो तो 2-3 फीट जब मिट्टी कटाई कर देता है तो ह्यूमस सब ये निकल के चला गया, ईटा पड़ा है। ठीक, अब नीचे रह गया खाली, तो 1-2 वर्ष तक उसमें खेती नहीं होगा, फसल नहीं उगेगा, और उसके बाद जब लगाएगा तो छेहर। ठीक, उतना मजबूत नहीं होगा। फिर धीरे धीरे उसमें ह्यूमस की पूर्ति होती है, अगल बगल से जो मिट्टी कट के आया, खरपतवार आया, उससे उसकी पूर्ति होती है, और फिर धीरे धीरे वो अपने रूप में आता है। समझ गया? तो ये ह्यूमस उड़ के चला जाता है। जहाँ पे पानी की कमी रहेगी वहाँ मिट्टी एकदम धूल के रूप में रहेगा, हवा बहेगी, सब उड़ के चला जाएगा, उसके साथ ह्यूमस भी उड़ जाता है। तो ये इसकी विशेषता है। क्लियर ये बात है? अब आइए बउआ, कृषि के प्रकार, हम कितने प्रकार के खेती करते हैं। अगर 8 क्लास में पढ़े होंगे तो हम लोग कृषि कई प्रकार के करते हैं। रेशेदार फसल उगाते हैं, व्यापारिक फसल उगाते हैं, अपना जीवन निर्वाहन के लिए कृषि करते हैं, खाद्य फसल कई प्रकार के होता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग मुख्य रूप से पढ़ेंगे 3 फसल। पहला पढ़ेंगे हम लोग प्रारंभिक जीविका कृषि। ये वैसी कृषि है जो प्राचीन काल में शुरू हुआ था, अति प्राचीन काल में, यानी मनुष्य अपने शुरुआती समय में शुरू किया था, और वही परंपरा आज तक चलते आ रहा है। तो ऐसे कृषि को हम क्या कहते हैं? प्रारंभिक
जीविका कृषि, इससे हम मुख्य रूप से सिर्फ अपना जीविका ही चला सकते हैं, कोई खास काम इससे नहीं कर सकते हैं। इसका एक कारण ये है कि इस कृषि में जितने भी औजार उपयोग होते हैं वो होते हैं प्रारंभिक, वही पुराना हंसुआ, कुदाल, खुरपी, ऐसी ज़मीन को हल्का फुल्का कोड़ दिए लकड़ी के हल से, ठीक, कुदाल से, और ऐसी बीज छिट दिए, न ठीक से सिंचाई न ठीक से जुताई, क्योंकि खुरपी हंसुआ लकड़ी के हल से कितना खुदाई करिएगा, ट्रैक्टर इतना थोड़े वो कर देगा। तो बढ़िया खुदाई, उसका जुताई नहीं होता है, बढ़िया सिंचाई की व्यवस्था, ना बढ़िया बीज नहीं होता है, ना बढ़िया उसको खाद ये सब मिलता है, जिसके कारण वहाँ पे उत्पादन कम होता है और हम सिर्फ उससे अपना निर्वाहन कर सकते हैं जीवन का। समझ गए? तो अब आ जाइए किताबी भाषा में। अति प्राचीन काल से की जाने वाली कृषि तरीका जिसमें परंपरागत तरीके से भूमि पर खेती की जाती है, इसी को हम प्रारंभिक जीविका कृषि कहते हैं। इसमें परंपरागत औजार जैसे कि लकड़ी का हल, कुदाल, खुरपी का प्रयोग किया जाता है। उत्पादन बहुत कम होता है क्योंकि इसमें जो मिट्टी सबकी खुदाई है वो बहुत कम हो पाता है, सही टाइम पे सही चीज़ें नहीं मिल पाती है। इसका एक उदाहरण है सबसे बढ़िया सा झूम की खेती, और यहीं पे आपका आता है पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहले तो इस सब्जेक्टिव में पूछेगा झूम की खेती किसे कहते हैं, इसको एक और नाम से जानते हैं। नाम इसका कई सारा है, एक हम नहीं लिखे हैं, यहाँ बता दे रहे हैं। स्थानांतरित, ठीक, स्थानांतरित मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जाना। अब देखो झूम की खेती है का, झूम लिखल है ना, लिखा हुआ है झूम खेती, जिसे स्थानांतरित खेती के नाम से भी जानते हैं या स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। मुख्य रूप से पूर्वोत्तर भारत में किया जाता है, जो पूर्व उत्तर में भारत है, असम, मेघालय, इस वाला इलाका, वहाँ पे किया जाता है। इसमें होता क्या है कि किसान जंगल के एक हिस्से को काटता है, जलाता है, उसको साफ करता है और कुछ वर्षों तक उस पे यह खेती करता है बिना कोई खाद ये सब के व्यवस्था किए हुए। फिर उस पे खेती करते करते धीरे धीरे उस मिट्टी की उर्वरता खत्म हो जाती है, क्योंकि खाद वगैरह ये सब तो डालता नहीं है। जब वो खत्म हो जाता है तब चला जाएगा वो जंगल के दूसरे हिस्से में, फिर वहाँ पे जंगल को काटेगा, जलाएगा, साफ करेगा, वहाँ खेती करेगा। फिर कुछ वर्षों बाद तीसरे हिस्से में, चौथे हिस्से में, और फिर घूम के फिर शुरुआती वाला जगह पे आ जाएगा। तो ये घूम घूम के खेती करता है, इसलिए इसको घुमंतु खेती, स्थानांतरित खेती, झूम की खेती, इसको पामलू खेती, इसके बाद इसको दीपा खेती भी कहते हैं। अलग अलग जगह पे इसका अलग अलग नाम है, समझ गया? तो यहाँ पे देखो नाम दे दिए हैं, कहाँ पे किस नाम से जानते हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, पूछ देगा कि अंडमान निकोबार में झूम की खेती को किस नाम से जानते हैं, तो दीपा के नाम से जानते हैं। असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में इसे झूम की खेती, मणिपुर में इसे पामलू खेती के नाम से जानते हैं, छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार में इसे दीपा के नाम से जाना जाता है। पिछला साल जो तुम लोग को एग्जाम कैसे चल रहा है, उसे एग्जाम में पूछा था ये क्वेश्चन, ठीक ना? ऑब्जेक्टिव करवाएंगे तो उसमें लेकर आएंगे। अब है गहन जीविका, दूसरा जो हम कृषि करते हैं उसका नाम है गहन जीविका कृषि। यह एक ऐसी कृषि पद्धति है जिसमें किसान छोटे भूभाग पर अधिक मेहनत और पारंपरिक तकनीकों का उपयोग कर धान, गेहूं, दाल, सब्जियां इत्यादि का उत्पादन करते हैं। इसमें उत्पादन मुख्यतः परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है। इसको समझो, मान लो मेरे पास बस इतना ही जमीन है, अब मान लो ये हमारे 1 बीघा जमीन है, 2 बीघा, ठीक, और इसी से हमको 5-6 परिवार है, 10 परिवार है, उसकी पूर्ति करना है। तो हम अपनाएंगे सशय गहनता वाला नियम और उसके माध्यम से हम इसमें अपने उत्पादन को बढ़ाएंगे ताकि हमारे परिवार की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो पाए। तो वैसे जब हम कृषि करते हैं तो सशय गहनता भी कहते हैं या फिर गहन जीविका कृषि भी कहते हैं, समझ गए? व्यापारिक कृषि, जब हम कृषि खेती व्यापार के लिए करते हैं, लाभ कमाने के उद्देश्य से करते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं? व्यापारिक कृषि कहते हैं, ठीक। जैसे मान लो तो गन्ना की खेती किया है, कितना गन्ना घरे खाएगा बोलो? एक दिन के मिठा जो बनाएगा गुड़ या चीनी वो तुम्हारे 1 वर्ष के लिए काफ़ी है, ठीक। और ये एक वार्षिक फसल है, गन्ना को साल में 1 ही बार उपजाया जाता है, ठीक, 1 साल लग जाता है उसका उत्पादन होने में। तो मुख्य रूप से हम उसको किस लिए उपजाते हैं? बेचने के लिए। मान लो 2 बीघे 3 बीघे में तुम कोई अमरूद या आम ये सब केला के तू खेती किया है, क्या सब खा जाएगा तू? उसका उद्देश्य क्या है तुम्हारा? बेचना। कपास की खेती किया, खैनी की खेती कर रहा है, तो उसका क्या करेगा तू? मखाना की खेती होता है हम लोग के उत्तर बिहार में, किस उद्देश्य से किया जाता है?
बेचने के उद्देश्य से, तो वो सब कैसे फसल हैं? व्यापारिक। तो व्यापार के उद्देश्य से, लाभ कमाने के उद्देश्य से जब हम कृषि करते हैं तो उसको हम लोग व्यापारिक फसल कहते हैं। इसमें उन्नत बीज के, वैज्ञानिक तरीके से खेती पद्धति के, नया नया जो तकनीक है उसका प्रयोग करके और बहुत ज़्यादा उसमें लागत लगा करके उत्पादन किया जाता है। समझ गए? तो तुम्हारा यहाँ पे देखो, उत्तम बीज, रासायनिक खाद, सिंचाई, रासायनिक कीटनाशक, ये सब के हम उपयोग करके और इसमें आधुनिक तकनीक का उपयोग करके फसल के उत्पादन को बढ़ाते हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बेच करके लाभ कमाना। इसलिए ऐसे फसल को हम लोग व्यापारिक फसल कहते हैं। व्यापारिक फसल के अगर उदाहरण पूछ देवे तो देखो, ये सब व्यापारिक फसल है, साथ ही साथ ये रोपण फसल भी है। इस सबको हम रोपते हैं। हम लोग दो तरह की खेती करते हैं, एक बुआई करते हैं, एक रोपाई करते हैं। धान रोपण में नहीं आता है, बुआई में आता है, क्योंकि पहले हम धान के बीज को ऐसे ऐसे छींटते हैं, उसके गाछी जो निकलता है छोटा सा पौधा, उसको ना रोपते हैं। धान को क्या करते हैं? उसको हम बोते हैं। बोने में और रोपने में समझो, अगर तुम एक एक करके ऐसे ऐसे लगा रहे हो तो वह रोपना, और अगर तुम छींट रहे हो ऐसे ऐसे तो वो हो गया बोना। बताओ, धान को बोया जाता है कि रोपा जाता है? रोपा जाता है। धान के छोटा सा पौधा को रोपती है, धान को रोपी है। धान का होता है, पापा धनवा लेके जाते हैं क्योंकि रोपे, खेत के तैयार करके पानी भर के उसमें ले जाते हैं, उड़िया से ऐसे ऐसे मुट्ठी से छींट देते हैं। तो क्या हुआ? बुआई की रोपाई? ये पूछता है इसलिए बता रहे हैं, पूछ देगा इनमें से कौन रोपण फसल नहीं है, देवर रहेगा धान है, तो क्योंकि धान तो रोपा है। क्या कि हम लोग तो अपने ग्रामीण क्षेत्र में यही बात कर, धान रोपाई थे। हम धान नहीं रोप रहे हैं, धान के हाँ पौधा को रोप रहे हैं, छोटे से को। धान को बोते हैं। लेकिन तुम गन्ना को देखना, क्या होता है? उसका हम इतना इतना बड़ा काटते हैं और उसको हम रोपते हैं। इसके अलावा और नहीं देखा कुछ? केला को भी हम रोपते ही हैं। उसके बाद रबर, कॉफी, चाय, सब जो है वो क्या है? रोपण फसल है। ये याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है। ठीक। उसके बाद मकई, दोनों चीज होता है। नहीं, मकई को रोपा भी जाता है और बुना भी जाता है। वो डिपेंड कर रहा है जो उसकी खेती कर रहा है उसके ऊपर। कई लोग उसको एकदम कतार में लाइन से रोपते हैं, एक एक करके एक एक बीज डालते हैं, और कई लोग उसको छिट भी देते हैं। ठीक। आगे देखिए, ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट, चाय के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य असम है, दूसरे नंबर पर दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल आता है। ठीक। कॉफी के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कर्नाटक है, और रबर के उत्पादन तुमको पूछे हुआ था सेंटअप में, केरल है। अभी और कई सारा हमको पढ़ना है। अब एक चीज और है, ये पीछे पढ़े हुए हैं, बस खत्म। ऋतु संबंधित 3 प्रकार के फसल हम उगाते हैं। अगर ऋतु के आधार पे बात करें, मौसम के आधार पे, तो 3 प्रकार की खेती हम करते हैं। एक है खरीफ फसल, एक है रबी फसल, और एक है जायद फसल। अब पूछे खरीफ फसल किसको कहते हैं? तो वैसे फसल जो जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है, उसको हम कहते हैं क्या चीज? खरीफ फसल। यानी ये वर्षा ऋतु वाला फसल है। ठीक। हाँ, इसको हम किस ऋतु में रखते हैं? वर्षा वाला में। ठीक ना। इसमें हम खेती किसका करते हैं? मुख्य रूप से धान के। इसके अलावा मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन, कपास, जूट, ये सब क्या है? खरीफ फसल। ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा इनमें से कौन खरीफ फसल है, कौन नहीं है। तो ये सारी चीजें तुमको याद होनी चाहिए। समझ गए? उसके बाद है ये भी बउआ बार बार ऑब्जेक्टिव में पूछता है, इनमें से कौन धान का प्रकार है, कौन नहीं है। तो याद रखना, औस, अमन, बोरो, ये तीनों धान के अलग अलग प्रकार के नाम है। समझ गई? हमने बोला ना, मंसूरी, सितवा, बसमतिया, वैसे धान के प्रकार है। ठीक। ऑब्जेक्टिव में पूछता है, याद रखना। काहे बतिया रहा है? अब और रबी फसल, वैसे फसल जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल तक काट ली जाती है, उसे हम रबी फसल कहते हैं। इसमें गेहूं, जौ, चना, मसूर, मटर, तीसी, सरसों, सब की खेती हम करते हैं। इसको हम कहते हैं शीत ऋतु फसल। हाँ, हैं तो अंगाते रोपा होगा कुछ दिन, समझा? आलू भी नया का बिका रहा है, तो अंगाते रोपा होगा। हमने अक्टूबर नवंबर में रोपे हुए करते हैं ना। अपना जमीन छोड़ दिया भूमि, और 1-2 महीना पहले ही लगा लेता है। वो सब हाई क्वालिटी, यानी वो व्यापारिक फसल है बुआ।
हम लोग का जो देहाती जो जो बोल रहा है तुम मटर, वो होता है छोटा छोटा, ठीक। हाँ, जरा हमने ढेढ़ी का है तूर के खाए दोसर में से अपन में के छोड़ दिया, कह कि योला गदरायल हो एकरा तूर छिचकाऊ मीठा मीठा लगा है। इस शहर वाला के सब मजा मिलना है, जो उन्हें पिज्जा बर्गर तो खाई तरह, ये खेत में नोच के खाए के जो मजा है उसका मजे अलग है। अब औसन औसन लड़की इतना नीमक ले ले है, आ घर से आम के अचार आ जा है, आ गाय भैंस कैसे खोल देता चरित रहा है, साग के ऊपर वाला नोच के खेसारी बूट के आ मुँह में लेके चिबावित रहा न घोटित रहा, क्योंकि बस पेट भरे के चाहिए। ऐसा होता है लड़की जात ज्यादा। आगे देखो, तो इसको हम क्या कहते हैं, शीत ऋतु फसल, क्योंकि इसको हम कब रोपते हैं, ठंडे के मौसम में। अब है जयाद फसल, इन दोनों के बीच में जो खेती की जाती है, यानी कि मार्च अप्रैल में रोपते हैं, अब मई जून में काट लेते हैं, उसको हम कहते हैं जयाद फसल। जैसे कि कद्दू, इनमें मुख्य रूप से सब्जी का उत्पादन हम करते हैं। ककड़ी, खीरा, खरबूजा, तरबूजा, ये सब गर्मी के दिन में मिला है, ठंडा ठंडा खाए लगी। इसको हम कहते हैं ग्रीष्म ऋतु फसल। समझ गया, तो तीनों हो गया। देखो, वर्षा ऋतु के फसल, शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु। तो हमारे पास 3 ऋतु हैं और तीनों ऋतु के आधार पर 3 गो फसल है। तो आज तुम लोगों को इतना ही था, बाकी हम लोग मंडे को देखेंगे। हाँ, कल तो इंग्लिश ना होगा, परसों इंग्लिश होगा।